आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। कैनाल रेज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। कैनाल रेज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। कैनाल रेज़ शोज़ डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। कैनाल रेज़ जो उनसे होती हैं वो डिफ्लेक्शन शो करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, दोनों में। इससे ये क्या ज़ाहिर हो रहा होता है? इट शोज़ डैट दीज रेज़ हैव पॉजिटिव चार्ज। जिससे ये ज़ाहिर हो रहा होता है कि ये जो सी रेज़ हैं ये पॉजिटिव चार्ज की हामिल रेज़ होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की हामिल रेज़ होती हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है? ठीक है ना, ये है यहाँ पर ठीक है ना, ये दो क्या हैं? इलेक्ट्रोड्स हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको एनोड कह देंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसको कैथोड कह देंगे। ठीक है, समझ आ गई? अब हम क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब उसके बाद ठीक है ना, जैसे ही यहाँ से कैथोड, जैसे ही यहाँ पर कैनाल रेज़ जो सी हैं वो यहाँ से निकलती हैं, यानी कि एनोड इलेक्ट्रोड के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में कैनाल रेज़ सफ़र करती हैं, इधर को जा रही होती हैं। जैसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट लगाते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट लगाते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लगाते हैं। अब ये कैनाल रेज़ क्या करेंगी? ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। किसकी तरफ? नेगेटिव प्लेट की तरफ। ऐसे करके डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इससे क्या ज़ाहिर होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज की हामिल हैं। कैनाल रेज़ के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। जैसे ही हम दो प्लेट्स लगाते हैं, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देते हैं, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज देते हैं, तो फिर क्या होता है? कैनाल रेज़ जो सी हैं वो एनोड से मुखालिफ सिमत में सफ़र करती हैं और कैनाल रेज़ क्या करती हैं? ये इस जिस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जैसे ही उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, इससे क्या ज़ाहिर होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। और जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं यहाँ पर नॉर्थ मैग्नेट लगाते हैं, यहाँ पर साउथ मैग्नेट लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये साउथ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में कैनाल रेज़ की डिफ्लेक्शन साउथ की तरफ होगी। ठीक है ना, जिससे हमें ये पता चल रहा होगा कि इन कैनाल रेज़ के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है। फिर उस चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। डिस्चार्ज शिप के इर्द गिर्द। यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट रखेंगे, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट रखेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो क्या होगा? ये कैनाल रेज़ क्या होंगी? ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। जिससे क्या ज़ाहिर होगा कि कैनाल रेज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, ये था हमारा पहला पॉइंट। ठीक है ना, कि कैनाल रेज़ जो सी डिफ्लेक्शन शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। ठीक है ना, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा होता है कि कैनाल रेज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब व्हेन दीज रेज़ आर स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फेट प्लेट इट प्रोड्यूस फ्लैशेज़। यानी कि फ्लैशेज़, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है? ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी है इसकी, कैनाल रेज़ की, कि जैसे ही हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर जिंक सल्फेट की प्लेट रखते हैं। ये जिंक सल्फेट की प्लेट है, फॉर एग्जांपल ये जिंक सल्फेट की प्लेट है। किसकी प्लेट है? जिंक सल्फेट की। और यहाँ से आ रही है जी कैनाल रेज़। ये कैनाल रेज़ आ रही हैं। ठीक है ना, तो फिर क्या होगी? यहाँ पर फ्लैशेस क्रिएट होंगे। यहाँ पर क्या होंगे? फ्लैशेस बनेंगे। ये क्या बन रहे हैं?
फ्लैशेस भी लाइट की तरह का ही होता है, फ्लैशेस भी लाइट की तरह का ही होता है, लेकिन फ्लैश और लाइट में थोड़ा सा हल्का सा फ़र्क है। वो ये है कि जो सी फ्लैश होती है, जब हम मोबाइल से किसी की तस्वीर लेते हैं ना, तो मोबाइल के पीछे जो सा कैमरा लगा होता है वो कैमरा फ्लैश करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही तस्वीर खींच जाती है तो वो फ्लैश अचानक से बंद हो जाता है, उसे हम कहते हैं फ्लैशेस। इसी तरीके से यहाँ पर भी फ्लैश प्रोड्यूस हो रहे होंगे, कभी लाइट आएगी, कभी लाइट डार्क हो जाएगी, कभी लाइट मध्यम सी हो जाएगी, कभी लाइट डार्क हो जाएगी, कभी लाइट मध्यम सी, इस तरह से फ्लैशेस क्रिएट होंगे यहाँ पर जिंक सल्फेट की प्लेट के ऊपर। ठीक है ना, समझ आ गई? यानी कि हम, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो उनसी कैनाल रेज होती हैं ये जिंक सल्फेट की प्लेट के ऊपर फ्लैशेस क्रिएट करती हैं, ये दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है ना। और तीसरी वाली प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी वाली प्रॉपर्टी ये है कि ये देखें, द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1837 टाइम्स ग्रेटर दैन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, समझ आ गई? इसकी तीसरी वाली प्रॉपर्टी है, वो कह रहा है कि चूँकि इन कैनाल रेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से इन कैनाल रेस को हमने प्रोटॉन का नाम दे दिया था। और प्रोटॉन जो सा होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाया जाने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है ना, और जिसका साइज़ इलेक्ट्रॉन से जो कि रिवॉल्व हो रहे होते हैं शेल के अंदर, उससे 1836 टाइम्स ग्रेटर देन होता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखें, ये देखें, यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं, ये देखें, ये है जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यहाँ पर शेल है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या है, ये प्रोटॉन है। ये क्या है, ये प्रोटॉन है। इसको हम साइडों वालों को प्रोटॉन का नाम दे देंगे, इसको हम न्यूट्रॉन का नाम दे देंगे, और इसको हम इलेक्ट्रॉन का नाम दे देंगे। प्रोटॉन का साइज़ जौन सा होता है, जौन सा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, इसका साइज़ इलेक्ट्रॉन से जो कितना सा होता है इसके मुकाबले में, उससे 1836 गुना बड़ा होता है। 1836 टाइम्स ग्रेटर साइज़ होता है किसके मुकाबले में? इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। किसका? प्रोटॉन का। और प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और न्यूक्लियस जो सा होता है, ये अगर कोई शख्स अंदाज़ा लगाए कि भाई न्यूक्लियस का साइज़ कितना है इस एटम के मुकाबले में, तो एक फुटबॉल ग्राउंड लो, वो इतना बड़ा होता है। उस फुटबॉल ग्राउंड के अंदर एक छोटी सी फुटबॉल रख दो, उस फुटबॉल को आप नाम दे दो ये क्या है, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस इतना छोटा होता है और सारा का सारा फुटबॉल ग्राउंड, उसको हम एटम का नाम दे दो, ये एटम का साइज़ है। एटम का साइज़ इतना बड़ा है, जबकि उसके अंदर जो सा न्यूक्लियस है वो बहुत ही छोटा है। उसके अंदर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये इसकी तीसरी वाली प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का साइज़ 1836 टाइम्स ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। और ये प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। और जो सी हमने कैथोड रेस डिस्कस की थी, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने उन रेस को दरअसल नाम दे दिया था ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और चूँकि यहाँ पर जो सी कैनाल रेस पैदा हो रही हैं, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए हमने इन रेस को प्रोटॉन का नाम दे दिया है। ठीक है ना, प्रोटॉन का नाम दिया हुआ है इन रेस को। कैनाल रेस पर चूँकि कैनाल रेस जो सी हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की हामिल रेस को हमने प्रोटॉन का नाम दे दिया है। चूँकि प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ठीक है ना, इसलिए हमने उन रेस, कैनाल रेस को भी, जो कि हकीकत में प्रोटॉन ही है, प्रोटॉन का नाम दे दिया।
ठीक है ना। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, जबकि कैनाल रेस के ऊपर जो सा चार्ज होता है वो भी पॉजिटिव होता है। इसलिए दोनों के दरमियान चार्ज मुश्तरक होने की वजह से हमने कैनाल रेस के अंदर जो से पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने उन पार्टिकल्स को भी नाम क्या दे दिया, प्रोटॉन का, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है ना। फिर आगे की बात है कि प्रोटॉन प्रूफ दैट E/m वैल्यू ऑफ कैनाल रेज इज़ स्मॉलर दैन कैथोड रेज। ठीक है ना। ये बताएं कि E/m वैल्यू जो सी है वो क्यों कम होती है कैनाल रेज की निस्बत से, यानी कि प्रूफ डैट E/m वैल्यू ऑफ कैनाल रेज इज़ स्मॉलर दैन कैथोड रेज। कैथोड रेज के मुकाबले में कैनाल रेज इज़ स्मॉलर दैन कैथोड रेज की E/m वैल्यू क्यों स्मॉलर होती है। प्रूफ डैट E/m वैल्यू ऑफ कैनाल रेज इज़ स्मॉलर दैन कैथोड रेज। हमें पता है कि E/m वैल्यू चार्ज टू मास रेशो क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, E/m वैल्यू हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का साइज़ बहुत ही छोटा होता है, जबकि जो उनका प्रोटॉन का साइज़ है वो बहुत ही बड़ा होता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। पहले हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1, इन दोनों के ऊपर चार्ज 1 नहीं होता है, 1 और मैस फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन का 1 है। ओवरऑल जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 1 E/m वैल्यू आएगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। जैसे हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन की E/m वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो प्रोटॉन के ऊपर ओवरऑल चार्ज होता है 1, ठीक है ना। और मैस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज ओवरऑल 1 ही होता है, ये याद रखना। और मैस होता है 1836 टाइम्स ग्रेटर दैन द इलेक्ट्रॉन। अब जब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, अब हम A को तकसीम कर देंगे, A को तकसीम कर देंगे 1836 के ऊपर, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -4, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -4, ये चार्ज आ जाएगा 0.000054, ये आंसर है। बहुत ही छोटा आंसर है इसके मुकाबले में 1। हमेशा याद रखना जब तकसीम के नीचे वाली जो सी वैल्यू होगी वो जब बड़ी होगी ना तो आंसर हमेशा छोटा आएगा, और जब तकसीम के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी ऊपर वाली वैल्यू से, जब तकसीम के नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी ऊपर वाली वैल्यू से तो आंसर हमेशा छोटा आएगा, और जब तकसीम के नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी ऊपर वाली से या फिर दोनों बराबर होंगी तो आंसर हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है ना, समझ आ गई। यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि प्रोटॉन की E/m वैल्यू छोटी आई है और इलेक्ट्रॉन की E/m वैल्यू क्या आई है, बड़ी है। ये वाली सारी कहानी यहाँ पर लिख देनी है कि E/m वैल्यू ऑफ कैनाल रेज इज़ स्मॉलर देन द कैथोड रेज बिकॉज द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स लार्जर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो द E/m वैल्यू ऑफ कैनाल रेज इज़ 1836 टाइम्स स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू कैथोड रेज। ठीक है ना, यही सारी कहानी, ये ऊपर वाली सारी कहानी नीचे लिख देनी है। ठीक है, समझ आ गई। अब उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन है कि प्रूफ डैट E/m वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ हाईएस्ट अमंग ऑल एलिमेंट्स। कि बताओ कि E/m जो सी वैल्यू है ये पीरियोडिक टेबल में जो सा हाइड्रोजन एटम है उसकी क्यों ज़्यादा होती है E/m वैल्यू, जबकि बाकी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू कम होती है। इसकी वजह एक ही है, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज़ बहुत ही छोटा होता है। एटॉमिक साइज़ छोटा होने की वजह से इसका एटॉमिक मास, यहाँ इसका मास कम होता है, इसका मास कम होता है, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, यानी कि एटम का मास बहुत ही कम होता है। एटॉमिक मास हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एटॉमिक मास को हम कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से। एटॉमिक मास को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि पहले न्यूक्लियस लेते हैं, न्यूक्लियस के अंदर
ये 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। हम एटॉमिक मास को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो सी न्यूट्रॉन की तादाद है उसको जमा कर देते हैं एटॉमिक नंबर में। एटॉमिक नंबर एक्चुअली ये प्रोटॉन की तादाद होती है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन जो उनसे होते हैं ये भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एटॉमिक मास इस तरह से कैलकुलेट कर देंगे कि एटॉमिक नंबर जो सा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 प्रोटॉन है तो 2 लिख देंगे, और न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन भी 2 हैं तो 2 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसका एटॉमिक मास आ गया 4 ग्राम। इस तरीके से मास टू चार्ज रेशो में यहाँ पर इसका मास 4 पुट करेंगे, चार्ज इसके ऊपर 1 होता है तो 4 इसका मास टू चार्ज रेशो आ गया। इस तरह से हम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना कि जितना किसी जिस्म किसी भी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 है, 2 है ना इलेक्ट्रॉन की तादाद, तो प्रोटॉन की तादाद भी न्यूक्लियस के अंदर 2 ही होगी, 2 भी प्रोटॉन की तादाद होगी, जिसकी वजह से हम पूरे के पूरे एटम को कहेंगे ये क्या है? ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें जितना नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और नतीजा क्या निकलेगा कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ठीक है ना, समझ आ गई आपको? यहाँ पर हमने इस तरह से एटॉमिक मास यानी कि मास किसी चीज़ का कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि एटम का मास जो सा है, हाइड्रोजन के एटम का मास बहुत ही कम होता है। ओहो, ये E/m वैल्यू थी, ठीक है ना। E वैल्यू क्या है? 1 है, जबकि मास क्या है इसका? 4 है। तो अब इसका मास निकाल लो, E/m वैल्यू अब कैलकुलेट कर लो। मैंने मास टू चार्ज रेशो गलत लिख दी थी। E/m वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? चार्ज है जी हाइड्रोजन एटम पर 1 और इसका मास बहुत ही कम होता है, इसका मास भी बहुत ही कम। फॉर एग्जांपल मास है जी इसका 1, तो 1 आ जाएगा। जबकि जो उनसे बाकी के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो उनसे बाकी के एलिमेंट्स हैं, उन सारों को सारे एलिमेंट्स का ये जो उनसे नीचे वाली वैल्यू है ना, मास की वैल्यू, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। किसी का मास होगा जी 20 ग्राम, किसी का मास होगा जी 30 ग्राम, किसी का मास होगा जी 2, किसी का 3, किसी का 4। जितना ज़्यादा मास की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, उसी मिकदार में E/m वैल्यू जो सी होगी वो भी कम होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि जब बटे के नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो बटे की ऊपर वाली वैल्यू से, तो ओवरऑल जो सा चार्ज जो सा आंसर आएगा ना वो कम आएगा। और जैसे ही जब मास बड़ी वाली नीचे वाली वैल्यू क्या हो? छोटी हो, ऊपर वाली वैल्यू से, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो और नीचे वाली वैल्यू क्या हो? छोटी हो। नीचे वाली वैल्यू छोटी हो जबकि ऊपर वाली वैल्यू क्या हो? बड़ी हो। नीचे वाली वैल्यू छोटी हो ऊपर वाली वैल्यू से, या फिर नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के बराबर हो। दोनों सूरतों में जो सा जवाब आएगा वो बड़ा आएगा। ठीक है ना। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा, ठीक है ना, बड़ा आएगा। इस तरीके से आप साबित कर सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम का चूँकि मास कम है, मास कम होने की वजह से इसकी E/m वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि बटे के नीचे मास जो सा है वो कम है, और बटे के नीचे वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी ऊपर वाली वैल्यू से, तो E/m वैल्यू भी उतनी ज़्यादा लार्ज आएगी। और चूँकि बाकी के एलिमेंट्स, हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन सारे के सारे एलिमेंट्स का मास जो सा होता है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से नीचे वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। चार्ज चूँकि सारों एलिमेंट्स के ऊपर एक बराबर ही होता है, ठीक है ना, बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से E/m वैल्यू टोटली कम हो जाएगी सारे एलिमेंट्स की। ठीक है ना। यही वाली बातें हम यहाँ पर लिख देंगे। द E/m वैल्यू डिपेंड ऑन मास ऑफ एलिमेंट। E/m वैल्यू जो सी है ये मास ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करती है।
एज वेल एज चार्ज पर भी डिपेंड कर रही होती है और मैस चार्ज पर भी और मैस पर भी। नाउ द मैस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ स्मॉलेस्ट, मैस जो सा होता है हाइड्रोजन एटम को बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, स्मॉलेस्ट अमंग ऑल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का मैस जो सा होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम के। तो फिर क्या होगा, सो E/m वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ हाइएस्ट अमंग ऑल एलिमेंट्स, जिसका क्या नतीजा निकलेगा कि जो सी E/m वैल्यू होगी वो हाइड्रोजन एटम की ज़्यादा आएगी, बड़ी आएगी। हाइड्रोजन एटम इज़ हाईएस्ट अमंग ऑल एलिमेंट्स, ठीक है ना। रदरफोर्ड, ठीक है ना, यही सारी कहानी जो उनसे मैंने ऊपर बताई है ना, वही सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। फिर उसके बाद एक बंदा था रदरफोर्ड, उसने नाम दिया था कैनाल रेस को प्रोटॉन का, ठीक है ना। रदरफोर्ड बंदे ने कैनाल रेस को प्रोटॉन का नाम दिया था, ठीक है ना। ये जो सी कैनाल रेस जो सी एनोड इलेक्ट्रोड के मुखालिफ सिमत में सफ़र कर रही हैं और कैथोड की तरफ जाकर डिस्चार्ज ट्यूब के किनारों पर यहाँ पर करके फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रही हैं। इसको ये जो उनसे पार्टिकल्स फ्लोरेसेंस क्रिएट कर रहे हैं एनोड के मुखालिफ सिमत में, उस पार्टिकल्स को नाम दिया था कैनाल रेस का। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ प्रोटॉन का, अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।